नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की में कम से कम 1200 लोगों की मौत हो गई है। हजारों घर तबाह हो गए हैं। पड़ोसी देश सीरिया में 42 लोगों की मौत हो गई है। भारी क्षति के कारण मरने वालों की संख्या में और भी अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत समेत तमाम देशों ने तुर्की की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें हिला देने वाली हैं। टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों में बर्फ में खड़े लोगों को क्षतिग्रस्त घरों के मलबों से निकालते हुए देखा जा सकता है। भारत सरकार ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 2 टीमें, जिनमें 100 कर्मी हैं, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और उपकरणों के साथ खोज और बचाव कामों के लिए आपदा क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। चिकित्सा टीमों को तैयार किया जा रहा है और राहत सामग्री भेजी जा रही है। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर सोमवार को भी गिरे। अधिकतर कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर बंद हुए हैं। समूह की सबसे प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में शुरुआती कारोबार में आज करीब 7% तक की गिरावट आई, लेकिन दोपहर 2 बजे तक इसके शेयरों में सुधार आया और ये हरे निशान में पहुंच गया। इसके अलावा अडानी पोर्ट के शेयर भी करीब 5% ऊपर रहे, लेकिन बाकी की कंपनियां अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर लोअर सर्किट पर बंद हुए। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी कंपनियों के शेयरों की कीमतें धड़ाम गिरी हैं और इससे समूह का मूल्य करीब आधा रह गया है। शुक्रवार को आई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से शुक्रवार तक करीब 120 बिलियन यानी 1.2 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये गिरावट अब कई कंपनियों में 60% के आसपास हो गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। विपक्षी कांग्रेस ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और LIC के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बताए कि LIC ने अडानी समूह में इतना बड़ा निवेश किसके कहने पर किया और SBI ने किसके कहने पर इतना बड़ा लोन दिया। दोनों ही संस्थानों पर जनता की मेहनत की कमाई लगी हुई है। अगर इनको नुकसान होता है तो कौन इसकी भरपाई करेगा। सोमवार को भी संसद की शुरुआत अडानी मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे से हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को यह कहते हुए फटकार लगाई कि नारेबाजी देश के हित में नहीं है और लोगों ने उन्हें अपने मुद्दों को उठाने के लिए चुना है। वहीं राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, तथ्य यह है कि आप बाहरी उद्देश्यों के लिए विचार विमर्श के लिए एक मंच चुनते हैं, ये उचित नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं, ये सोचने का समय है कि आम आदमी क्या सोच रहा है। हालांकि हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, अडानी मामले पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है। सोमवार को संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के पास कई विपक्षी दलों के नेता इकट्ठे हुए। विपक्ष ने मांग की कि सरकार इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC से या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए। हालांकि सरकार इससे बच रही है। हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर आई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप लगातार गिरता जा रहा है और इस लपेटे में सरकार भी आ गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार नहीं चाहती कि अडानी के मामले पर संसद में चर्चा हो, वो डरी हुई है। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। संसद में इस पर चर्चा हो। अडानी जी के पीछे कौन शक्ति है, देश को पता लगना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि हम दो हमारे दो। अब मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी जी पर चर्चा ना हो। उसका कारण आप जानते हैं। मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में चर्चा हो। अडानी समूह को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लगे वैश्विक झटकों के बीच उत्तर प्रदेश से भी झटका लगा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ है। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65% अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। अब पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और डिस्कॉम के टेंडर पर भी नजरें लगी हुई हैं। दक्षिणांचल में भी अडानी समूह का टेंडर है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह आर्थिक मोर्चे पर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइज के शेयर को भी बाहर कर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर रफाल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई और हमारी सरकार पर कई झूठे आरोप लगाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में घंटे के घंटे तबाह कर दिए गए, लेकिन झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही बार क्यों ना बोला जाए, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक ना एक दिन सच के सामने हारता ही है। पीएम मोदी ने कहा यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिशें रची गईं, लोगों को उकसाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा आज HAL की हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। बता दें विपक्ष ने रफाल को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा था। हालांकि वो इस मुद्दे को भुना नहीं सका था, उसी प्रकार से अब विपक्ष अडानी के मामले पर भी सरकार को घेर रहा है और संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। नतीजतन सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है। इसी बीच मोदी का ये बयान आया है। मोहन भागवत के एक बयान को लेकर बवाल हो गया है। सोशल मीडिया यूजर उन्हें ब्राह्मण विरोधी बताकर उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अभी तक भागवत की ओर से माफी तो नहीं मांगी गई, लेकिन सफाई जरूर जारी कर दी गई है। ये सफाई भी RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बयान जारी कर दी है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ रविवार को एक कार्यक्रम में मोहन भागवत के बयान के बाद से। उन्होंने उस कार्यक्रम में मराठी भाषा में जाति व्यवस्था को लेकर भाषण दिया था। उसको लेकर ANI और अन्य मीडिया रिपोर्टों में भागवत के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने कहा जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए, भ्रम दूर करना है। इसके बाद उनको ब्राह्मण विरोधी बताकर उनका जमकर विरोध किया गया है और माफी की मांग की गई है। हालांकि इस बयान का आज खंडन आ गया। सफाई में RSS प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि भागवत का पंडित से मतलब विद्वान कहने से था। यूपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत और रामचरितमानस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी मोहन भागवत और रामचरितमानस के मुद्दे पर सोमवार को भी हमलावर रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। वहीं भागवत की टिप्पणी पर सपा के MLC और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा यह कहकर कि जाति व्यवस्था पंडितों द्वारा बनाई गई थी। RSS प्रमुख भागवत ने धर्म के तथाकथित ठेकेदारों और धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित करने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश किया है। कम से कम अब तो आगे आए, रामचरितमानस में आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए आगे आए। OBC नेता मौर्य ने कहा कि अगर यह बयान मजबूरी में नहीं दिया गया है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा 10 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दर्ज कराई गई FIR में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, SS यादव, संतोष वर्मा और मोहम्मद सलीम को नामजद किया गया है। FIR भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 142, 143, 153A, 295, 295A और 298 के तहत दर्ज की गई है। बता दें रामचरितमानस को लेकर बिहार में राजद नेता चंद्रशेखर के बाद यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बैन वाले बयान से विवाद खड़ा हो गया था। मौर्य ने कहा था कि इसमें पिछड़ी जातियों को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके कुछ हिस्से को बैन किया जाना चाहिए। इस दौरान कुछ लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाईं, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। MCD दिल्ली मेयर चुनाव आज सोमवार को तीसरी बार भी नहीं हो सका। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। आज MCD की बैठक शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि MCD मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। वहीं बीजेपी की तरफ से नारे लगाए जाने लगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी आज भी मेयर चुनाव नहीं होने देगी।
वहीं आम आदमी पार्टी पार्षदों ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखा जाए। उनके मुताबिक संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। मेयर और अन्य पदाधिकारियों को चुनने की पिछली 2 कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। बता दें, नगर निगम चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीतकर बीजेपी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया, लेकिन दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित एक संत समागम में भड़काऊ भाषण के लिए बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 फरवरी को आयोजित संत समागम में रामदेव ने कहा था कि दोनों धर्मों पर धर्मांतरण का जुनून सवार था, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है। हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का भी आरोप लगाया। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ अब 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौहटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शिकायत में कथित तौर पर 2 समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। भारत के संगीतकार रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सोमवार को अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता। बेंगलुरु के रहने वाले भारतीय संगीतकार के डिवाइन टाइड्स को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। ग्रैमी समारोह लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया गया। कोपलैंड और केज ने 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए एक और ग्रैमी जीता। संगीतकार ने अपने 2015 एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए भी पुरस्कार जीता था। डिवाइन टाइड्स हमारी प्राकृतिक दुनिया की भव्यता को एक श्रद्धांजलि है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस एल्बम में 9 गाने और 8 संगीत वीडियो शामिल हैं, जिन्हें भारतीय हिमालय की उत्कृष्ट सुंदरता से लेकर स्पेन के बर्फीले जंगलों तक दुनिया भर में फिल्माया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।